इकोनॉमी में और उसमें इंडिया का इनपुट 30% था किसी ज़माने में। अब ये जब की बात है जब एशियन सेंचुरी थी, जब एशिया का राष्ट्र था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है चाइना अग्रीज विद एस जयशंकर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चाइना अग्रीज विद डॉक्टर एस जयशंकर और एशियन सेंचुरी पावर। से स्टार्ट करें। नमस्कार, नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है। इन लोगों ने कहा है कि हम बिल्कुल डॉक्टर एस जयशंकर की बात से सहमत है। एशियन सेंचुरी के लिए इंडिया और चाइना दोनों को इकट्ठा आना होगा। हुआ क्या कि रिसेंटली जयशंकर साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। पहले तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यूएसए काफी बार इंडिया को यह कहता है कि म्यांमार पर आप सैंक्शन इंपोज करो। म्यांमार जो बिल्कुल इंडिया के पड़ोस में कंट्री है, यहाँ पर मिलिट्री रूल है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो इंडिया को एक्शन लेना चाहिए। इंडिया के विदेश मंत्री ने यहाँ पर जवाब में ये कह दिया कि मैं भरोसा करता हूँ उन लोगों का जो प्रॉब्लम के ज़रा करीब है, उन लोगों का इतना मैं भरोसा नहीं करता जो प्रॉब्लम के बहुत ज़रा दूर है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था, तो जयशंकर साहब ने डायरेक्टली यूएसए को यहाँ पर ताना मारा कि अफगानिस्तान में किस तरीके से आप भाग गए थे, दुनिया ने देखा था, उसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट है दुनिया में, और आप हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो आप कहोगे वो हम करेंगे। हमें काफी बार अपने पड़ोस के बारे में भी सोचना होगा, उसके हिसाब से भी एक्शन लेने होंगे। और इसी स्टेटमेंट के बाद जयशंकर साहब ने यह भी ऐड किया चाइना के संदर्भ में कि इंडिया चाइना के रिलेशंस आज के समय एक बहुत ही मुश्किल फेज से गुजर रहे, और एशिया को अगर इंश्योर करना है कि अभी जो सदी चल रही है 21वीं सदी ये एशिया की हो, तो इंडिया और चाइना को यहाँ पर मिलके काम करना होगा। अगर दोनों के बीच में ये इश्यूज बने रहते हैं बॉर्डर के, तो कोई एशियन सेंचुरी नहीं होने वाली। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि एशियन सेंचुरी का मतलब क्या है, यहाँ पर इंडिया का क्या रोल होगा। अगर एशियन सेंचुरी होगी 21st सेंचुरी, तो इससे पहले वाली सेंचुरी किस कंट्री को बिलोंग करती थी, ये सब बातें इन डिटेल आपको बताऊंगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर पहले देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप सब लोगों के लिए। अनअकैडमी हर महीने एक फ्री का टेस्ट करवाती है, और उस फ्री टेस्ट में जो लोग अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट, चाहे उनकी रैंक आए या फिर ना आए, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है। अब मैं एक बार चाहता हूं आप ये वीडियो देखें छोटी सी। यहाँ पर आप देख पाओगे लास्ट टेस्ट में जो विनर थी उनको एक एप्पल का आईफोन मिला फ्रॉम अनअकैडमी। Hi everyone, this is Noshi Toit here. I have been preparing for UPSC CSC examination. I appearing in Unacademy UPSC CSC combat test in which I was able to secure decent rank. Recognizing my efforts, Unacademy has rewarded me with iPhone 11. तो ये फ्री टेस्ट होता है अनअकैडमी का। यहाँ पर या तो आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर या तो फोन वगैरह मिलेंगे एज द गिफ्ट्स। तो कल सुबह 11 बजे, आज है 20 तारीख, कल 21 तारीख है, 21 तारीख को सुबह 11 बजे अनअकैडमी का ये फ्री टेस्ट है। आप कोड PG10 यूज करके एनरोल कर सकते हो इस टेस्ट में, और आपको बस टेस्ट अटेम्प्ट करना है। डज नॉट मैटर आपकी रैंक आती है, रैंक आपकी नंबर 1 आती है, लास्ट आती है, आपने बस टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया तो आप अमेजॉन गिफ्ट वाउचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लकी ड्रॉ में आपका नाम आ जाएगा और आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिल सकता है। उसके अलावा अगर आपकी रैंक आती है तो यू कैन विन अ मोबाइल फोन फ्रॉम अनअकैडमी एज वेल। तो करना यहाँ पर क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर कर लेना क्लिक। अगर मोबाइल फोन पे है तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर लिंक पे क्लिक करना, थोड़ा सा प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 21 अगस्त 11 AM। इस टेस्ट के लिए आपको करना है एनरोल। यहाँ पे एनरोल पे क्लिक करोगे, आपसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर बोलेंगे, कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पर डाल देना PG10। और याद रखो, देखो 11 बजे से लेकर 12 बजे जब पूरे इंडिया में हजारों बच्चे इकट्ठा ये टेस्ट दे रहे होंगे तभी अटेम्प्ट करोगे तो प्राइज मिलेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक इक्वल सबको बराबर का मौका मिले। नहीं तो कई लोग अगर मान लो बाद में टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं 3-4 बजे भी, तो उनको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। तो एक फेयरनेस के लिए 11 से लेकर 12 बजे लाइव टेस्ट होगा। टेस्ट अटेम्प्ट करिए एंड यू कैन विन योर सेल्फ अ प्राइज। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो या तो आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेंगे, या तो मोबाइल फोन मिलेगा, या आपकी नॉलेज बढ़ेगी। यू विल ओनली गेन। ना अगर हम बात करें एशियन सेंचुरी की, तो 1988 से ये बात चल रही है कि ये जो सदी है, अभी जिस सदी में हम जी रहे हैं,
ये एशिया की सदी होने वाली है। इससे पहले आप अगर जाओगे तो 19th सेंचुरी किसकी कही जाती है? ब्रिटिश एम्पायर की, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर में बहुत सी कॉलोनीज बना ली थी। उसके बाद 20वीं सेंचुरी कहा जाता है कि यूएसए की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी। 21वीं सेंचुरी बताया जा रहा है कि एशिया की हो सकती है। अब यहाँ पर आप देखोगे, जब मैं कहता हूँ 19th सेंचुरी तो मैं बात कर रहा हूँ 1800 से लेकर 1900 की। जब मैं बात करता हूँ 20th सेंचुरी की तो मैं 1901 से लेकर 2000 की बात कर रहा हूँ। तो 2001 से लेकर अभी 2022 चल रहा है, और जब तक साल 2100 खत्म होता नहीं है, माना जा रहा है कि एशिया डोमिनेट करेगा पूरी दुनिया को। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा एशिया डोमिनेट कैसे करेगा? देखिए, इसके बारे में बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रखी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करी है कि 2050 तक आप पीक देखोगे एशियन सेंचुरी की, जिसके अंडर क्या होगा कि आधी आबादी एशिया की, सारी तो नहीं मगर एशिया की आधी आबादी वही लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करेगी जो यूरोप के लोग एंजॉय करते हैं। जी हाँ, हम लोग चाहे जितना बोल ले कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम लोग ये मिशन भेज सकते हैं मून पर, मार्स पर, बट इन दी एंड आम आदमी यही चाहता है कि लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। तो एशियन सेंचुरी में सबसे बड़ा चेंज आपको ये दिखेगा कि इकोनॉमिक पावर एशिया में शिफ्ट हो जाएगी कंप्लीटली, मिलिट्री डोमिनेंस एशियन कंट्रीज की हुआ करेगी, और लिविंग स्टैंडर्ड भी यहाँ पर लोगों का काफी हाई होगा। हालांकि यहाँ पर मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि सारी जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक की हो चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो, उसमें ईस्ट एशिया पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये ईस्ट एशिया में आते हैं जापान, चाइना का ये ईस्टर्न पार्ट, ये साउथ कोरिया हो गया, इवन ताइवान को आप काउंट कर सकते हो ईस्ट एशिया में। साउथ एशिया में देखिए, सिंस कंट्रीज फेल कर रही है बहुत सारी, तो साउथ एशिया में कहते हैं कि इतनी ज्यादा आपको हरियाली शायद देखने को ना मिले। तो इंडिया को आप अगर छोड़ दो तो पाकिस्तान है इकोनॉमिक क्राइसिस में, श्रीलंका का हाल आपको पता है, बांग्लादेश की सिचुएशन भी इतनी अच्छी है नहीं, अफगानिस्तान के बारे में जितना कम कहूं उतना बेहतर है। तो इंडिया को ही यहाँ पर संभालना होगा साउथ एशिया की ग्रोथ को, और साथ में ये भी इंश्योर करना होगा कि एक रेडिकलाइज्ड पाकिस्तान से भी हम निपटे, पाकिस्तान पूरे रीजन को पीछे ना धकेल दे। मगर जयशंकर साहब का कहना यहाँ पर यह है कि ट्रूली एशियन सेंचुरी अचीव नहीं हो पाएगी जब तक इंडिया और चाइना के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है बॉर्डर को लेकर ये रिजॉल्व नहीं हो जाते, बॉर्डर की टेंशन खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि अगर इंडिया और चाइना आपस में भिड़ लिए तो एशियन सेंचुरी कभी भी नहीं होगी, और अगर इंडिया और चाइना मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो इतिहास में हुआ है वही आगे कंटिन्यू होगा। इसका मतलब सिंपली यह है, देखो आपने काफी बार देखा होगा यूरोपियंस को या फिर जो कॉकेशियन रेस के लोग हैं वो कहते हैं कि हम सुपीरियर है, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जबकि रियलिटी आप अगर देखोगे, इतिहास देखोगे तो फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी कुछ भी नहीं थी इंडिया चाइना के सामने। ज्यादातर हिस्ट्री में आप अगर देखो तो 55 से लेकर 50% दुनिया की जो जीडीपी है ये इंडिया चाइना अकेले संभालते। फिर उसके बाद हमने देखा कि पिछले 3-4 सालों में, एटलीस्ट आप कह सकते हैं 17th सेंचुरी के बाद से, यूरोप ने एक बहुत ही बड़ी छलांग मारी और इंडिया और चाइना काफी हद तक दब गए हैं। तो जो हिस्ट्री में होता आया था ये वापस फिर से हो सकता है। इंडिया चाइना डोमिनेट कर सकते हैं, एशियन सेंचुरी को आगे बढ़ा सकते हैं अकेले, अगर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर इफ ये है, दोनों मिलके कोऑपरेट करें। और जयशंकर साहब की स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना क्लियरली अभी ये मान के बैठा है कि ये लोग एशियन सेंचुरी अकेले ही अचीव कर लेंगे, इंडिया की इनको आवश्यकता होगी नहीं। इंडिया के साथ रिलेशन अगर इनके खराब भी होते हैं ना तब भी ये काम चला लेंगे। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर चाइना ये अज्यूम करके बैठा है, ये हम कैसे मान सकते हैं, जबकि चाइना ने तो जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से एग्री किया है, ये कहा है कि हाँ बिल्कुल हम जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, इंडिया चाइना को मिलकर काम करना होगा और तभी एशियन सेंचुरी आ पाएगी। मगर देखो प्रॉब्लम ये है, इनकी इस स्टेटमेंट में भी आप देखोगे एरोगेंस साफ दिखती है। जयशंकर साहब ने ना अपनी पूरी स्टेटमेंट में इंडो पैसिफिक का मेंशन नहीं किया, इन लोगों ने अपने जवाब में ना एशिया पैसिफिक का मेंशन कर दिया। कहते कि बिल्कुल एशियन सेंचुरी या फिर अगर हम कहें एशिया पैसिफिक सेंचुरी, ये चाइना का अभियान है कि इंडो पैसिफिक को काउंटर करने के लिए हर जगह ये एशिया पैसिफिक प्रमोट करती है। तो बिना वजह चाइना ने इस मामले में भी ना जो राइवलरी है इंडो पैसिफिक की, एशिया पैसिफिक की, इसको डाल दिया। ये कहा कि एशिया पैसिफिक की सेंचुरी आ ही नहीं सकती इंडिया चाइना अगर आपस में लड़ते रहते हैं। और फिर आगे कहा कि इंडिया चाइना एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, दो मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, विजडम के साथ काम करना चाहिए। वो इन्होंने घूम के बात करी है, मगर चाइना ने यहाँ पर यह बात एक्नॉलेज ही नहीं करी कि इंडिया चाइना की बॉर्डर पे आज के समय टेंशन चल रही है, चाइना ने बहुत ही बड़े स्केल पर मिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉय कर रखी है। ये बात जब तक चाइना एक्नॉलेज करता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता कि ये लोग बिना वजह अग्रेशन दिखा रहे हैं अगेंस्ट इंडिया,
तब तक जेन्युइनली एशियन सेंचुरी की शायद शुरुआत भी ना हो पाए। और सबसे सैड बात यहाँ पर यह है कि चाइना जयशंकर साहब की स्टेटमेंट को मतलब ऑन द फेस तो एग्री कर रहा है, मगर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट का जो मेन क्रक्स है, जो मेन आप कह लीजिए सोल है इनकी स्टेटमेंट की, जो आप कह लीजिए मेन बात है स्टेटमेंट की, ये चाइना समझ नहीं पा रहा। इवन दो जो एशियन सेंचुरी ये जो टर्म है ना, ये पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर चाइना के ही बड़े लीडर डेंग जियाओपिंग ने यूज करी थी। डेंग जियाओपिंग मैं आपको बता दूं चाइना के सबसे महान लीडर थे, क्योंकि माओ ने काफी हद तक चाइनीज इकोनॉमी को बर्बादी कर दिया था। डेंग जियाओपिंग के अंडर जो मॉडर्न चाइनीज इकोनॉमी है इसकी नींव रखी गई थी। और इन्होंने जब मीटिंग करी राजीव गांधी से 1988 में, उस वक्त ये कहा कि जब तक इंडिया चाइना डेवलप नहीं होंगे तब तक एशियन सेंचुरी वापस नहीं लौटने वाली। तो अब देखना होगा कि क्या चाइना डेंग जियाओपिंग की स्टेटमेंट को आज भी याद रखता है, या फिर अब जो नया चाइना है ये डेंग जियाओपिंग का चाइना नहीं रहा, ये शी जिनपिंग का चाइना है, जो बस अग्रेशन करना जानता है, जिसको हर चीज का आंसर बस मिलिट्री एक्शन में ही दिखता है। ये हमको देखना होगा इन द नियर फ्यूचर कि एशियन सेंचुरी जेन्युइनली आ पाएगी या फिर नहीं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप सब लोग क्या मानते हैं कि जेन्युइनली 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी हो पाएगी, या फिर आपको लगता है कि जो इस वक्त स्थिति बनी है उसके हिसाब से लगता नहीं है कि एशियन सेंचुरी होगी, लगता है कि यूरोपियंस और अमेरिकन्स ही लगातार इस सेंचुरी को डोमिनेट करेंगे? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और इसी के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब। एशियन सेंचुरी ठीक है, बहुत सारी बातें हुई हैं, सवाल ही कर लेता हूँ आपसे आपको क्या लगता है, फिर मैं बताऊँगा। होगी इंशाल्लाह, क्योंकि देखें अभी हम कहाँ खड़े हैं 2021 में, ठीक है। पूरी सेंचुरी होती है 100 ईयर्स की, यानी कि 2100। अच्छा जी हाँ, अच्छा, कितनी पते की बात बताई मैंने आपको। तो तकरीबन हमारे पास पड़े हैं 80 साल। 80 साल काफ़ी हैं, ठीक है ना। हमने 75 साल गुजारे थे। वो इस सेंचुरी में नहीं आते थे, नहीं जो भी थे 21 साल आए इस सेंचुरी में ना, जो भी हैं, लेकिन हमने नहीं गुजारे। और मोदी जी को आए हुए अभी टाइम ही कितना हुआ है। वो तो मैं अपने बात कर रहा हूँ कि हमने 75 साल वैसे गुजार भी लिए हैं। हाँ, तो हम तो किसी 3-13 में नहीं ना, वो कह तो रहे ये तो इनको इनके ऊपर अगर इनके लिए कुछ करा नहीं तो ये तो हमें ले डूबेंगे। आप यकीन करें मुझे ऐसी शर्म आ रही थी, ये मेरे क्या बोलूँ, खुशी के आंसू नहीं, शर्म के आंसू आ रहे मुझे। खैर, तो अगर चाइना की और इंडिया की बात करें, थोड़ा सा सीरियस होकर बात करते हैं, तो वाकई जब तक टेंशन चलती रहेगी बॉर्डर पे, जब तक मसले मसाइल चलते रहेंगे, जब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तब तक तरक्की का होना नामुमकिन है। वो इस तरीके से आपकी डोमिनेंस जब बनेगी जब आप मिलकर, आप यूनिटी के साथ रहोगे। जब आप ही आपस में भिड़ोगे तो इनका यूरोपियन जो देश है इनका तो राज रहेगा, क्योंकि वही तो आपने एक वीडियो में भी कहा था कि इनका मकसद ही यही है कि आपस में लड़वा दो, बिल्कुल, और अपनी तरक्की को जारी हो सारी रखो, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें खुद यूनिटी के साथ रहना है, हमें लड़ाई झगड़े, फसादात, बर्बादी, तबाही, इन चीज़ों से दूर रहना है। क्योंकि देखिए, आप देखें अगर वॉर होती है तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तबाहियाँ होती हैं। तो अगर हम तरक्की की तरफ फोकस करेंगे, लड़ाइयों से हटेंगे, तो फिर कुछ कर पाएंगे। बॉर्डर पे जब तक टेंशन रहेगी, मसले मसाइल रहेंगे, चाइना और इंडिया की बात करें, तब तक कुछ भी कर पाना नामुमकिन है, जब तक हम अपना वो जो पिछला स्टेटस है वो नहीं हासिल कर सकते। अच्छा, मैंने एक बड़ी ही अजीबोगरीब चीज़ देख ली, अजीबोगरीब कहूँ या फिर शायद ये मेरी लैक ऑफ नॉलेज है, मुझे नहीं पता था। इंडिया का मैंने देखा ग्राफ के अंदर दिखाया गया 20% तकरीबन हिस्सा था चाइना का पूरी वर्ल्ड की इकनॉमी में, और उसमें इंडिया का इनपुट 30% था किसी ज़माने में। अब ये जब की बात है जब एशियन सेंचुरी थी, जब एशिया का राज था, ये कह सकते हैं आसान अल्फाजों में। अब आप देखें इंडिया और चाइना उभर रहे हैं, चाइना तो बहुत तरक्की कर रहा है, इंडिया भी बहुत तरक्की कर रहा है, और दूसरे एशिया के देश जो हैं जैसे जापान है, जापान भी अपने आप में उन्होंने काउंट करा कि जापान को भी हम ले सकते हैं। ईस्ट एशिया की ज़्यादा उन्होंने बोला कि इस तरफ ज़्यादा हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तरक्की ज़्यादा है। ताइवान हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया और इंडिया हो गया। साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो चाइना और इंडिया हो गया। तो हो सकती है तरक्की, हम अपना जो स्टेटस था, हम जो जिस तरीके से हमारा एक राज था, हमारा एक रूल था, हमारी डोमिनेंस थी, वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसकी नींव एक ही है, जैसे कि एस जयशंकर ने कहा भी है अपने स्टेटमेंट में, कि हम पहले खुद मुत्तहद हो, हमारा जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी झगड़ा है, जो भी टेंशन, उसको पीछे छोड़ें, उसको ख़त्म करें, उस पर बात करके उसको सॉर्ट आउट करें और फिर आगे बढ़ें। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई ही
बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है बहुत। यूरोपीय अमेरिकन कंट्रीज़ के बाद इस तरफ एशिया की तरफ। लेकिन मैं ये समझता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि अगर एशियन सेंचुरी नहीं भी हुई लेकिन बहुत फ़र्क पड़ चुका होगा। यानी कि यूँ समझ लें कि हम याफ्ता देश तो बन ही चुके हो, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये एशियन सेंचुरी नहीं हो सकती। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नहीं, ये देखो, एक तो होता है कि पूरी सेंचुरी को एशियन सेंचुरी का नाम दे दिया जाए। ये अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम इस तरह का होगा कि इस सेंचुरी में एशिया ने बहुत ही ज़्यादा फ़र्क लाया है, बहुत ही ज़्यादा दुनिया में, मतलब बहुत ज़्यादा दुनिया को दिया है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि एशिया की वजह से या एशिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा, ये तो श्योरिटी है। लेकिन इतना हुआ होगा कि उस पूरी सेंचुरी को हम एशिया की सेंचुरी कहें, ये मैं 100% नहीं कह सकता। मैं फ़र्क बहुत को होगा। हाँ, मैं टाइम को मद्देनज़र रखकर ये बात कह रही हूँ कि 80 ईयर्स हैं। अगर पॉलिसीज़ इंडिया को देखें, अगर हम 14 साल रख लेते हैं, पूरा का पूरा मोदी जी का कार्यकाल रख लेते हैं, 14 साल रख लेते हैं, या फिर अभी जब वो सिलेक्शन के बाद दोबारा आए 7 साल रख लेते हैं, 5 साल रख लेते हैं, मैं ये कहूँगी ज़मीन से आसमान तक की तरक्की देख ली हमने। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब हार्डली हम लगा लेते हैं लगभग 15 साल चले, और आउट ऑफ कर लेती हूँ, 15 साल लगा लेते हैं, 15 साल में तरक्की हुई है, या 15 साल में इंडिया ने बहुत कुछ करके दिखाया है। पहले भी तरक्की हो रही थी, लेकिन एक ऐसी तरक्की हुई है कि वाकई एक इनकलाब हमें भी दिखा है। वीडियोज़ के तहत हमने जाना है, वीडियोज़ के थ्रू हमें पता चला है कि बहुत ज़्यादा इंडिया तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, और 25 साल में तो लक्ष्य है कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। मोदी जी ने टारगेट सेट कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है 80 साल बहुत है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस यही है कि इंडिया तक तो महदूद नहीं है ना, ये चीज़ इंडिया तक महदूद नहीं है, ये एशिया की तमाम कंट्रीज़ पे निर्भर है। और दूसरी चीज़ सबको मिलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है, इसी चीज़ पे फोकस कर रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी जहन में रखें कि जब हम 80 साल गुजारेंगे मज़ीद, तो वो लोग भी गुजारेंगे। उनके लिए भी वही टाइम है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो वो भी मतलब है कि वो एक तरक्की याफ्ता है, तो मज़ीद वो आगे का भी सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हम मज़ीद अपनी जो तरक्की है उसको बरकरार रखें और मज़ीद आगे तरक्की करें। फ्यूचर के हवाले से सिर्फ आइडिया लगाया जा सकता है। हाँ, और श्योर होकर तो कोई भी बात और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनको कैलकुलेशन करके कुछ चिल्ला काट के तो नहीं बता सकता ना मैं ना आप, ठीक है ना। ये सिर्फ हम अपने अनुमान, अपने आइडियाज़। अच्छा बताइए, इंसान फ्यूचर का भी कैसे बताता है? मौजूदा सूरत हाल देखकर, मौजूदा कंडीशन देखकर। हम देख रहे हैं कि योगदान नहीं है, कोई भी पहले के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है। बहुत अच्छा, एक और बात, पहले के मुकाबले में जब वो इस स्टेबिलिटी की तरफ आ गए हैं, वो इतना अच्छा उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे से अच्छा हो रहा है दिन ब दिन। और ये कह रहे हैं कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत हाई होगा, एशिया के जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाएगा। असल चीज़ तो यही है ना। अब देखिए, यूरोपियन देशों के बारे में हम मिसालें देते हैं, वहाँ के लोगों को हर आसाइश है, वहाँ के लोग बड़ी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, सब कुछ मुहैया होता है, सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ मुहैया होती है उनको। तो हम उन चीज़ों से तरसते हैं, भिनकते हैं, तो हमें गरीब ममालिक में डाला भी जाता है और माना भी जाता है, और बेशक हैं। तो बात सारी निर्भर इसी चीज़ पर है कि जब कंट्रीज़ अपने आप में ही तरक्की करेंगे और फिर मिलकर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप सोचें कि कई कंट्रीज़ ऐसे हैं, या इंडिया ऐसा है या चाइना ऐसा है, जो पूरे एशिया के लेवल पे सोच रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। और हमारे मतलब क्या कहें कि वो हालात हैं कि हम अपने पैरों पे, मतलब अभी तो हम बाहर का, पड़ोस का, इसका उसका तो सोचना बहुत तो खबर ही नहीं है ना, बहुत दूर की बात कि अभी हमारे यहाँ पे कौन हमारे इस मुल्क की ट्रेन को, जो ये मुल्क चलता है, इस ट्रेन को चलाएगा कौन, यही डिसाइड नहीं हो रहा। यही अभी तक मसले मसाइल। एग्जैक्टली, अब आपने पॉइंट की बात करी, मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि सिर्फ एक कंट्री के हद तक नहीं है ना कि वो कंट्री करके दिखा दे, दूसरे कंट्री इस लेवल पे सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि और हम अपनी ही गाड़ी अभी नहीं चला पा रहे, तो कितना फ़र्क है, कितना अंतर है कि हमारी सोच ही कितनी है। मतलब हमारी सोच, हमारे यहाँ तो इस वक्त मतलब कराची के तो ये हालात हैं कि बारिशों के बाद कौन सा ऐसा रोड है जो बच गया है, पता नहीं किस चीज़ से बने थे ये रोड, पता नहीं किस मटेरियल से बने थे। अब स्टेटमेंट आ रहे हैं लोगों की तरफ से कि जी वो बारिशें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना कराची का क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो अब आने वाले वक्तों में रोड ऐसे बनाए जाएंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ना कि कराची में इतनी बारिशें हो भी सकती हैं, तो हमने कच्चे रोड बनाए। हाँ, तो हमने ऐसे ही रोड बना लिए थे, काम चलाओ। तो अब क्योंकि हमें पता चल गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सिंध का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो अब हम रोड अच्छे पक्के वाले बनाएंगे।
पहले कच्चे वाले बनाएंगे, रोड तो वैसे भी रोड तो रोड ही होता ये है। स्टेटमेंट तो देखे ना, मुझे तो कितना अजीब सा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद बारिश में कोई इतना ऐसा तेज़ाबियत थी, पता नहीं ऐसा तेज़ाब था जिससे रोड गल गई पेट खराब। कि कराची के रोडों की हालत देखिए कि बस 2-2 कदम पे ऐसे ऐसे। अभी हम देखा था उस दिन गाड़ी का पूरा पहिया अंदर। हम ये कह रहे थे बारिश में तेज़ाबियत हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि बारिश के अंदर कोई ऐसा पानी उतरा है जो रोडों को गला दिया है, कोई एसिड था उसके अंदर, तेज़ाब। डीओ पिला देते अगर तेज़ाबियत हो गई थी तो। किसको दूध पीडियो पिला देते, बादलों को? नहीं, मैं वाकई में सच कह रहा हूँ, मैं ऐसे सोच में पड़ गया। बारिश ख़त्म हुई, पानी 2-3 दिन बाद उतरा, सूखा खुश्क हुआ, बल्कि धूप सही, वैसे तो नहीं कहीं गड्ढे जो नमूदार हो रहे थे बड़े बड़े साइज के। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको तेज़ाब उतरा था ना, जो गाड़ी चलती पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो आप इतने गड्ढे नहीं, आप जब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हो तो जाहिर सी बात है आंते मानते ये वो। अच्छा, एक और चीज़, नई चीज़, आप बिल्कुल टेंशन में नहीं आएंगे, पहले मेरी बात सुने और पानी से गुजरेंगे, क्योंकि पानी से गुजरना हमारा कर्तव्य है। पानी के अंदर 1947 से पहले जो सांप थे ना, क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जो जंगल थे, उनको बाद में वहाँ पे आबादी हुई है, वहाँ पे लोगों ने जाकर रहना शुरू करा, पहाड़ी इलाके काट कर रहना शुरू किया, तो वहाँ पे जहरीले और ख़तरनाक किस्म के सांप निकल आए और वो पानी के अंदर बाकायदा रेंग रहे, दिख रहे। भाई बाज़ दफ़ा ऐसे भी इलाके हैं, शहर के आसपास ऐसे इलाके होते हैं, शहर के आसपास ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा अंदर जाएगा तो फिर वो चीज़ें इस तरह की निकल आती हैं। अच्छा, एक रोड बीच में जो पड़ता है, 3 से 4 दिन आना जाना लगा था, बट वो पानी जो है वो अपनी जगह जूं का तू नहीं हुआ, तो उसके अंदर सांपों का पैदा होना, कीड़े मकोड़ों का पैदा होना तो मस्त है ना। ये चीज़ें तो हैं, बाज़ दफ़ा ये चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बात हो रही है कि एशिया, तो उसमें जाहिर सी बात है हर कंट्री को डेवलप होना होगा, हर कंट्री को तरक्की करनी होगी, और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान का भी इसमें हिस्सा हो, और पाकिस्तान के हालात जिस तरह से चल रहे हैं तो कौन नहीं चाहेगा कि यार पूरे एशिया का एक नाम हो, और पूरा एशिया के ऐसे सारे कंट्रीज़ में तो कहता हूँ सबसे पहले एक किसी तरीके से कोई 2-4 वर्ल्ड लीडर मिलके कोई एक ऐसा पेपर साइन करें, कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, कोई किसी पे ये नहीं होगा। उससे ये होगा कि कम से कम ज़हनी तौर पर सब एक दूसरे से रिलैक्स हो जाएंगे कि अब हम अपनी आवाम का भला सोचें, हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं, हम इन चीज़ों की तरफ। झगड़े लड़ाई फसाद बहुत कर लिए, ख़त्म करें इसको, और हम इसी वजह से नाकाम रहे। यकीन करें, हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं, एशिया के जो लोग हैं बहुत टैलेंटेड हैं, यकीन करें, क्योंकि हमारे आबाओ-अजदाद हम जैसे देखते हैं, हम जैसे उनके एक विचार देखते हैं, उनका एक रहन सहन देखते हैं, तो मुझे तो बड़ा फ़ख्र होता है, यकीन करें, मुझे दिल से बहुत फ़ख्र होता है कि मैं वाकई एशिया से बिलोंग करती हूँ। हमारे आबाओ-अजदाद इतने मेहनती थे, इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, इतने पीछे के दौरों में जब इनका कोई नामो निशान भी नहीं था, और अब हम इनके मतलब एक तरीके से इनके ऊपर ही निर्भर हो चुके हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर एस डी शंकर जब भी कुछ कहते हैं ना, यकीन करें वो एक बहुत धड़कीला कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि दिमाग पे लगता है और वाकई आपको एक बहुत अच्छा फील होता है, और वाकई आपके अंदर एक जज्बा पैदा कर देते हैं। वो 2 लाइन के स्टेटमेंट देकर आपको हिला देख के रख देते हैं आपकी पूरी मतलब बॉडी को, कि वाकई यार बंदे ने कहा तो क्या कहा। अभी देखिए उन्होंने कितने अच्छे तरीके से जवाब दिया कि जब उन्होंने म्यांमार का कहा, तो उन्होंने म्यांमार का कहा, तो उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि जी हम उन कंट्रीज़ के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक जो ख़तरे के बहुत क्लोज़ है, जो बहुत करीब है, हम उनके लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होते कि जो ख़तरे में अभी मुब्तला नहीं है। अब जैसे वो वहाँ पे कह रहे हैं वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं है, तो आपको चाहिए, इंडिया को कह रहे हैं कि आपको चाहिए कि आप उनके बारे में सोचें, कोई एक्शन लें। तो बहुत खूबसूरती से वो अपनी बात भी रखते हैं, अपना पक्ष भी रखते हैं, और बोलती बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इनकी फेम या इनकी इस तरह से कड़क तरीके से आंखों में आंखें डाल के बात करने को की ही वजह से आज इनका इतना नाम और इनकी लोग इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इससे ये मुराद है कि अगर आप हक पे हैं, अगर आप सच पे हैं, तो आप किसी से भी आपको डरने की ज़रूरत। एक चीज़ इनके अंदर नोटिस की है, जो मोदी जी ने अपनी तकरीर में भी बोला कि आज़ादी वाला जो आपका एक माइंड सेट है ना, वो ख़त्म करो, ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए कि हमने कभी एक ग़ुलामी की है इनकी। आज़ाद करो अपने माइंड को भी, आप इस चीज़ से आज़ाद करो कि ग़ुलामी वाला जो एक माइंड सेट है आपका। तो मैंने इनके बिहेवियर में, इनके नेचर में ये चीज़ देखी है कि इनके नेचर में कहीं पे भी ये बात करते हैं तो ये इस चीज़ को अपने माइंड में नहीं रखते कि जी कभी वो हुकूमत करके गए, या हम उनके ग़ुलाम रहे हैं, या हम उनके मातहत रहे हैं,
बहुत तरीके से बात को करते हैं। ऐसा नहीं कि झगड़ना, लड़ना, फाइट करना, नहीं, अपनी बात करते हैं। और वाकई आप सही कह रहे हैं, बराबर के लेवल पे बात होती है। बराबर के लिए वो जिस टोन में बात करते हैं, मैंने देखा ये उसी टोन में जवाब देते हैं। और फिर दुनिया उस पर बात करती है। बिल्कुल। कि इससे क्या बड़ी बात होगी। इससे क्या बड़ी बात। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, और उम्मीद है कि हम एशिया के लोग इस सदी में बता दें कि हम वाकई एशियन हैं। बिल्कुल, और ये हमारी सदी है। बिल्कुल। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।